Hello everyone, welcome to Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session of 31st October in which we will cover important news from several newspaper, PIB and government sources. So let's begin our session. Our first topic is Annual State of Education Report ASER Survey. ASER is a nationwide survey of rural education and learning outcomes in terms of reading and arithmetic skill. तो जो ASER है वो एक नेशन वाइड सर्वे है रूरल एजुकेशन का और लर्निंग आउटकम्स का इन टर्म्स ऑफ रीडिंग और अरिथमेटिक स्किल्स पे। इसको कंडक्ट किया जाता है एनजीओ प्रथम के द्वारा लास्ट 15 ईयर्स से। इस साल जो है सर्वे कंडक्ट किया गया है फोन कॉल्स के माध्यम से। न्यूज़ पे क्यों आया? तो फाइंडिंग्स ऑफ द एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट सर्वे कंडक्टेड इन सितंबर। जो फाइंडिंग है एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER सर्वे का जो कि कंडक्ट किया गया था सितंबर पे। The survey provide a glimpse into the level of learning loss that students in rural India are suffering, with varying level of access to technology, school and family resource, resulting in a digital divide in education. तो जो सर्वे है वो प्रोवाइड कर रहा है, एक ग्लिम्स बता रहा है जो लेवल है लर्निंग लॉस का स्टूडेंट का रूरल एरिया पे, क्यों रूरल एरिया सफर कर रहा है वेरिंग लेवल ऑफ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी के कारण, स्कूल और फैमिली रिसोर्सेज के कारण, जिसके कारण क्या हुआ डिजिटल डिवाइड हो गया एजुकेशन पे। की फाइंडिंग्स क्या है? जो इम्पैक्ट पड़ा है कोविड-19 पैंडेमिक का ASER का सर्वे बता रहा है कि 20% जो रूरल चिल्ड्रेन है उनके पास टेक्स्ट बुक नहीं है होम पे। आंध्र प्रदेश में लेस देन 35% चिल्ड्रेन के पास टेक्स्ट बुक है और मोर देन 98% है टेक्स्ट बुक इन वेस्ट बंगाल, नागालैंड एंड असम। In the week of survey, about 1 in 3 rural children had done no learning activity at all. और जिस वीक में सर्वे का क्या हुआ, जो 1 है 3 रूरल चिल्ड्रेन में कोई भी लर्निंग एक्टिविटी नहीं किया है। About 2 in 3 had no learning material or activity given by their school that week, and only 1 in 10 had access to live online classes. और 3 में से सिर्फ 2 ही है जिसके पास लर्निंग मटेरियल व एक्टिविटी जो कि स्कूल के द्वारा दिया गया है वीक में, और 10 में से सिर्फ 1 के पास ही एक्सेस है लाइव ऑनलाइन क्लासेस का। 3% जो है रूरल चिल्ड्रन जिनका एज 6 से 10 ईयर है वो अभी तक इनरोल नहीं हुआ है स्कूल पे इस साल, इन कंपैरिजन टू जस्ट 1.8% था 2019 में जो कि इनरोल नहीं था। यानी इनरोलमेंट रेशियो भी गिरा है। इनरोलमेंट पैटर्न ऑल्सो शो ए स्लाइट शिफ्ट टुवर्ड गवर्नमेंट स्कूल विथ प्राइवेट स्कूल सीइंग अ ड्रॉप इन इनरोलमेंट इन ऑल एज ग्रुप। और इनरोलमेंट पैटर्न में भी वेरिएशन देखने को मिला है कि शिफ्टिंग हुआ है गवर्नमेंट स्कूल की तरफ, प्राइवेट स्कूल में ड्रॉप हुआ है इनरोलमेंट में हर एक एज ग्रुप में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा गवर्नमेंट ग्रीन लाइट ग्रीन फायर क्रैकर्स दिस ईयर। दिल्ली गवर्नमेंट शेड्यूल टू लॉन्च एन एंटी फायर क्रैकर कैंपेन ऑन नवंबर 3rd। तो जो दिल्ली गवर्नमेंट है उन्होंने शेड्यूल किया कि वो लॉन्च करेंगे एंटी फायर क्रैकर कैंपेन नवंबर 3rd को। नाउ ओनली ग्रीन फायर क्रैकर्स कैन बी मैन्युफैक्चर सोल्ड एंड यूज इन द नेशनल कैपिटल। अब जो है दिल्ली पर सिर्फ ग्रीन फायर क्रैकर्स ही मैन्युफैक्चर होंगे, सोल्ड होंगे और यूज किए जाएंगे नेशनल कैपिटल पे। इसका बैकग्राउंड क्या है? तो बैन ऑन फायर वर्क वाज इम्पोज्ड इन 2018 एंड इन 2019 ओनली ग्रीन क्रैकर्स वर अलाउड बट द परमिशन हैज कम टू लेट फॉर मैन्युफैक्चरर टू इंश्योर देयर एबिलिटी ऑन टाइम। तो जो बैन किया गया था फायर वर्क के ऊपर 2018 पे और 2019 में जो सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स को अलाउड किया गया था लेकिन परमिशन काफी लेट मिला था। इस कारण क्या था, मैन्युफैक्चरर जो थे एबिलिटी समय पर नहीं करवा सके थे। ग्रीन क्रैकर्स होता क्या है? तो दे आर नॉन एज ग्रीन क्रैकर्स फायर क्रैकर्स बिकॉज दे हैव ए केमिकल फॉर्मुलेशन दैट प्रोड्यूस वाटर मॉलिक्यूल्स विच सब्सटेंशियली रिड्यूस एमिशन लेवल एंड एब्जॉर्ब डस्ट। तो ग्रीन फायर क्रैकर्स जो है वो एक केमिकल फॉर्मुलेशन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है वाटर मॉलिक्यूल्स जो कि सब्सटेंशियली एमिशन को कम करता है और जो डस्ट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है। ये जो क्रैकर्स है उससे क्या होता है, एमिशन भी कम होता है और डेसिबल लेवल जो साउंड पॉल्यूशन होता है वो भी कम होता है। बेनिफिट क्या है ग्रीन क्रैकर्स का? तो दे प्रॉमिस ए रिडक्शन इन पार्टिकुलर मैटर एंड हार्मफुल गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड बाई 30 to 35%। ये प्रॉमिस करते हैं कि ये रिड्यूस करेंगे जो पार्टिकुलर मैटर है, हार्मफुल गैसेस है जैसे कि नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, सल्फर ऑक्साइड हो गया 30 से 35% तक। ये जो है 25 से 35% तक सस्ता है मैन्युफैक्चर पे और मैन्युफैक्चरर को कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ता है, चेंज नहीं करना पड़ता है इसके फैसिलिटी के लिए। व्हाट गिव्स कलर टू द फायर क्रैकर्स? जो कलर अलग अलग फायर क्रैकर्स में आता है तो क्या
है जो इस कलर को देता है। तो रेड कलर जो फायर क्रैकर्स में आता है वो स्ट्रोंटियम के सॉल्ट के कारण आता है, जिसमें नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट ऑफ स्ट्रोंटियम होते हैं। ऑरेंज कलर कैल्शियम सॉल्ट के कारण आता है, कार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम। येलो कलर सोडियम सॉल्ट, नाइट्रेट एंड ऑक्जेलेट ऑफ सोडियम। ग्रीन कलर बेरियम सॉल्ट के कारण आता है, नाइट्रेट, कार्बोनेट एंड क्लोराइड एंड क्लोरेट ऑफ बेरियम। ब्लू कलर कॉपर सॉल्ट के कारण आता है, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ऑफ कॉपर। पर्पल कलर कॉम्बिनेशन है कॉपर और स्ट्रोंटियम कंपाउंड का। और व्हाइट कलर आता है बर्निंग ऑफ मेटल लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम। तो इन सब कारण से अलग अलग कलर आते हैं क्रैकर्स पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा EOS-01 सैटेलाइट। इंडिया वुड लॉन्च इस लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-01 एंड 9 इंटरनेशनल कस्टमर स्पेसक्राफ्ट ऑन बोर्ड इस PSLV C49। इंडिया जो है वो लॉन्च करेगा अपना लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि EOS-01 है। उसके साथ 9 इंटरनेशनल कस्टमर भी होंगे ऑन बोर्ड पे PSLV C49 पे। EOS-01 जो है वो इंटेंडेड है मदद करेगा एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट इस सब पे सपोर्ट करेगा। ये पहला लॉन्च होगा इसरो के द्वारा कोविड-19 इंड्यूस लॉकडाउन के बाद। ये जो है 51st मिशन है इसरो के वर्क हॉर्स पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, यानी ये 51st मिशन हो जाएगा PSLV का। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। तो Earth observation satellite or remote sensing satellite is a satellite used or designed for Earth observation from orbit, including spy satellite and similar one intended for non-military uses such as environmental monitoring, meteorology, cartography and other। जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट व रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो सैटेलाइट है जिसको कि डिजाइन किया गया है अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए फ्रॉम ऑर्बिट से, जिसमें कि स्पाई सैटेलाइट व नॉन मिलिट्री सैटेलाइट भी आते हैं जैसे कि इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग करने वाले हो गए, मेट्रोलॉजी, कार्टोग्राफी और अदर्स पर्पज वाले। स्टार्टिंग विथ IRS-1A इन 1988 इसरो हैज लॉन्च मैनी ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। स्टार्ट करते हुए IRS-1A जिसको कि 1988 में लॉन्च किया गया था, इसरो ने बहुत सारे ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। आज इंडिया जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टलेशन बन गया है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जिसकी ऑपरेशन में है। करेंटली 13 ऑपरेशनल सैटेलाइट जो कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में है और 4 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में अवेलेबल है। जो डाटा है इस सैटेलाइट से उसको यूज किया जाता है अलग अलग एप्लीकेशन के लिए जो कि कवर करता है एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्स, अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट्री, ओशियन रिसोर्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इन सब पर्पज में हम इस डाटा को यूज कर सकते हैं काफी, जिससे हमें मदद मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड यूटिलिटी बेंचमार्किंग रिपोर्ट PIB का न्यूज है। तो नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, रॉक फेलर फाउंडेशन एंड स्मार्ट पावर इंडिया have together launched the electricity access in India and benchmark distribution utility report। तो इन सब ने मिलकर लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी रिपोर्ट को। ये जो रिपोर्ट है इट इज बेस्ड ऑन प्राइमरी सर्वे कंडक्टेड अक्रॉस 10 स्टेट रिप्रेजेंटिंग अबाउट 65% ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ये जो है बेस्ड है प्राइमरी सर्वे जो कि कंडक्ट किया गया था 10 स्टेट्स पे, उसके ऊपर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 65% टोटल रूरल पॉपुलेशन को इंडिया का। इसका मकसद क्या है? तो कैप्चर करना इनसाइट फ्रॉम डिमांड जो कि इलेक्ट्रिसिटी कस्टमर का डिमांड है, साथ साथ सप्लाई साइड जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सप्लाई है उसको। अब ये रिपोर्ट क्या बता रहा है? तो ये इवेलुएट करता है जो स्टेटस है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस का इंडिया पे अक्रॉस दिस स्टेट्स पे, और जो डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज है हर एक डायमेंशन में जो कि कंस्टिट्यूट करता है एक मीनिंगफुल एक्सेस को। बेंचमार्क यूटिलिटी कैपेसिटी टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड आइडेंटिफाई द ड्राइवर ऑफ सस्टेनेबल एक्सेस। जो बेंचमार्क यूटिलिटी कैपेसिटी है ये प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को और मदद करता है आइडेंटिफाई करने में जो ड्राइवर है सस्टेनेबल एक्सेस का उनको। डेवलप रिकमेंडेशन फॉर इनहेंसिंग सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस, और डेवलप रिकमेंडेशन मदद करता है इनहेंस करने में सस्टेनेबल इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस को। तो इस रिपोर्ट का की फाइंडिंग क्या है? एज मच एज 92% ऑफ कस्टमर रिपोर्टेड द ओवरऑल एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन 50 मीटर्स ऑफ देयर प्रीमिसेस। However, not all have connection, the primary reason being the distance of household from the nearest pole। तो जो 92% कस्टमर है उन्होंने रिपोर्ट किया कि अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का 50 मीटर्स ऑफ देयर प्रेमिसेस के अंदर ही, जबकि सबके पास कनेक्शन नहीं है। तो जो मेन रीजन है कनेक्शन नहीं होने का तो डिस्टेंस है हाउसहोल्ड का नियरेस्ट पोल से। ओवरऑल 87% जो कस्टमर है उनके पास एक्सेस है ग्रीस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी का, और जो रिमेनिंग 13% है वो आइदर यूज कर रहे हैं नॉन ग्रीस सोर्सेज को व नहीं यूज कर रहे इलेक्ट्रिसिटी को जरा भी।
The hours of supply have improved significantly across the customer categories to nearly 17 hours per day. और जो आवर है सप्लाई का जो कि इम्प्रूव हुआ है काफ़ी ज़्यादा, कस्टमर को जब हम कैटेगराइज करते हैं तो 17 आवर्स पर डे तक सप्लाई है। नियरली 85% जो कस्टमर है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि उनके पास मीटर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, और जो एक्सेस है इलेक्ट्रिसिटी का उसको ऑब्जर्व किया गया कि 83% हाउस होल्ड कस्टमर के पास इलेक्ट्रिसिटी का एक्सेस है। इन सबको कंसल्ट करते हुए जो ओवरऑल सेटिस्फैक्शन लेवल है वो टोटल 66% है, जो कि सर्वे किया गया था सेटिस्फाई कर रहा है, और 74% जो कस्टमर है अर्बन एरिया पे और 60% रूरल एरिया पे वो सेटिस्फाइड है। इसका की रिकमेंडेशन क्या है? The key recommendation provided in the report are the area of policy and regulation, process improvement, infrastructure and capacity building of utilities। जो की रिकमेंडेशन वो बात कर रहा है तो जो एरिया है पॉलिसी और रेगुलेशन का, प्रोसेस इंप्रूवमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, कैपेसिटी बिल्डिंग और यूटिलिटीज का। इसके साथ साथ जो अदर रिकमेंडेशन है वो क्या है? तो प्रायोरिटाइजिंग द रिलीज ऑफ न्यू कनेक्शन फॉर नॉन हाउस होल्ड कस्टमर, यानी प्रायोरिटाइज करने की बात की जा रही है जो रिलीज किया जाएगा न्यू कनेक्शन को नॉन हाउस होल्ड कस्टमर के लिए। ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी और अदर बेनिफिट डायरेक्टली इनटू कस्टमर अकाउंट, कि ट्रांसफर किया जाए जो सब्सिडी है वह बेनिफिट को डायरेक्टली कस्टमर के अकाउंट में, जैसे कि धन अकाउंट हो गया, डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, एलपीजी की सब्सिडी व बाकी सब आता है उस टाइप से। इनहेंस टेक्नोलॉजी ड्राइवन कस्टमर सर्विस इंश्योरिंग 100% मीटरिंग ऑफ कस्टमर, बोल रहा है इनहेंस किया जाए टेक्नोलॉजी ड्राइवन कस्टमर सर्विस को ताकि 100% मीटरिंग किया जा सके। और सेग्रीगेशन ऑफ फीडर लाइन, और सेग्रीगेट किया जाए फीडर लाइन को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरी सहेली इनिशिएटिव पीआईबी का। Indian Railway has launched मेरी सहेली initiative for focused action on the security of women across all zone with an objective to provide safety and security to lady passenger। तो सबसे पहले तो मेरी सहेली इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया? तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। किस लिए? तो इसका फोकस है कि वो प्रोवाइड करेगा सिक्योरिटी वुमेन को हर एक जोन पे, और ऑब्जेक्टिव क्या है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा सके लेडी पैसेंजर को। ये जो इनिशिएटिव है उसको स्टार्ट किया गया था पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा सितंबर 2020 पे, और इनकरेजिंग रिस्पांस मिलने के बाद लेडी पैसेंजर से इसको बढ़ाया जा रहा है। एक इनिशिएटिव था ये आरपीएफ का, जो स्ट्रेटेजी इंटेल्स इंटरेक्शन विद लेडी पैसेंजर स्पेशली दोज ट्रेवलिंग अलोन बाय अ टीम ऑफ लेडी आरपीएफ पर्सनल एट द ओरिजिनेटिंग स्टेशन। ये एक इनिशिएटिव था रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, जिसमें क्या था कि इंटरेक्शन किया जा रहा था लेडी पैसेंजर से जो कि ट्रेवल कर रहे थे अलोन, टीम ऑफ लेडी आरपीएफ पर्सनल के द्वारा ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे। ये जो लेडी पैसेंजर थे उनको ब्रीफ किया जा रहा था, सारे प्रिकॉशन के बारे में बताया जा रहा था, जर्नी के बारे में, और बताया गया कि डायल करे वो 182 अगर उनको कोई भी इमरजेंसी व कोई भी प्रॉब्लम होता है कोच पे। तो जो आरपीएफ टीम है उन्होंने कलेक्ट किया सीट नंबर जो था लेडीज का, और उनको बताया स्टॉपेज जो रूट में पड़ेंगे इसके बारे में भी। आरपीएफ, आरपीएसएफ, एस्कॉर्ट ऑन बोर्ड ये सारे कवर कर रहे थे, कोच को आइडेंटिफाई कर रहे थे बर्थ को अपने ड्यूटी के समय पे। बेस्ड ऑन फीडबैक के बेस पे आरपीएफ टीम जो थे उन्होंने डेस्टिनेशन कलेक्ट कर लिया फीडबैक फ्रॉम आइडेंटिकल लेडी पैसेंजर से। ये जो फीडबैक था वो उसको एनालाइज करके करेक्टिव एक्शन जो अगर लेना पड़े तो लिया जा सकता था, और अगर कुछ डिस्ट्रेस व कोई कॉल आता है फ्रॉम ट्रेन कवर अंडर मेरी सहेली इनिशिएटिव से तो उसको डिस्पोज किया जाएगा, मॉनिटर किया जाएगा हर एक लेवल पे सीनियर ऑफिसर्स तक के। ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर। The President of India has signed the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Area Ordinance 2020। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने साइन कर दिया है जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट था नेशनल कैपिटल रीजन और एडजॉइनिंग एरिया ऑर्डिनेंस 2020 को। ये जो ऑर्डिनेंस है वो क्रिएट कर रहा है एक ओवर आर्किंग बॉडी जो कि कंसोलिडेट करेगा, मॉनिटर करेगा और लाएगा सारे प्लेटफॉर्म को एक जगह एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, जो कि क्या होगा एक कम्प्रिहेंसिव, एफिशिएंट और टाइम बाउंड मैनर में काम करेगा। इट केम विद इन डे ऑफ द हियरिंग इन आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेयर सॉलिसिटर जनरल हैज इंडिकेटेड द सेटिंग ऑफ ए सच कमीशन। और ये विद इन डेज हो गया जब आदित्य दुबे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस सीजीआई सुन रहे थे, तो उस समय सॉलिसिटर जनरल ने सजेस्ट किया था कि सेट किया जाए वैसा कमीशन, तो उसके बाद ही इसको सेटअप किया गया। वाई हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप दिस कमीशन? क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेटअप किया इस कमीशन को?
तो जो मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट जो है एयर क्वालिटी का दिल्ली एनसीआर रीजन में, वो पहले किया जा रहा था मल्टीपल बॉडीज के द्वारा, जैसे कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो गया, एडजेसेंट स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इससे क्या था, मॉनिटर करना जो था इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री, सुप्रीम कोर्ट खुद कर रहा था, जो कि मॉनिटर कर रहा था एयर पॉल्यूशन को। जो जजमेंट था एमटी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 के केस से। The center seeks to relieve the Supreme Court from having to constantly monitor pollution level through various pollution related cases। और जो सेंटर था वो रिलीव करना चाहता था सुप्रीम कोर्ट को, जो उनको बार बार मॉनिटर करना पड़ता था पॉल्यूशन लेवल को थ्रू वेरियस पॉल्यूशन रिलेटेड केसेस को जो डील करना पड़ता था इससे। इसलिए इस बॉडी को बनाया गया ताकि ये इंडिकेट करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सारे स्टेक होल्डर को एक प्लेटफॉर्म पे लाए। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैनेजमेंट करना एयर पोल्यूशन को दिल्ली एनसीआर पे वो इन्वॉल्व करता है, कंट्रोल करना स्टेबल बर्निंग को भी, जिसमें एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और स्टेट गवर्नमेंट आते हैं। साथ साथ कंट्रोल करना इंडस्ट्रियल एमिशन को भी, जिसमें कॉमर्स और इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री भी आते हैं और एक्सेट्रा। यानी अलग अलग मिनिस्ट्री आ रहे हैं तो सबको एक जगह लाके एक जगह कंट्रोल करना होगा। तब हम इस कमीशन के बारे में जान ले। द कमीशन विच विल बी परमानेंट बॉडी विल हैव ओवर 20 मेंबर एंड विल बी चेयर्ड बाय ए रिटायर्ड ऑफिशियल ऑफ लेवल ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चीफ सेक्रेटरी ऑफ ए स्टेट। तो जो कमीशन है वो एक परमानेंट बॉडी होगा जिसमें ओवर 20 मेंबर होंगे और उसको चेयर जो करेंगे वो एक रिटायर्ड ऑफिशियल होंगे जिसका लेवल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का लेवल होगा। इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। 5 सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होंगे जो कि एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे और 2 जॉइंट सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होंगे जो कि फुल टाइम मेंबर होंगे। जो कमीशन है वो रिप्रेजेंट करेगा सीपीसीबी, इसरो, एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट। साथ साथ 3 रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के। एक एसोसिएट मेंबर जो कमीशन होगा रिप्रेजेंट करेगा अलग अलग मिनिस्ट्री को, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, पेट्रोलियम, पावर, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एक्सेट्रा भी आएंगे। इसका पावर और फंक्शन क्या है जो कमीशन को बनाया गया है, तो इन मैटर ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड एयर क्वालिटी मैनेजमेंट द कमीशन विल सुपरसीड ऑल एक्सिस्टिंग बॉडी। अगर बात किया जाए एयर पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट की बात करें तो जो कमीशन है वो सुपरसीड करेगा सारे एक्सिस्टिंग बॉडीज को। इसके पास पावर होगा कि इश्यू कर सकता है डायरेक्शन स्टेट को। जो कमीशन है वो कोऑर्डिनेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कि कर्व करे वो एयर पॉल्यूशन को और ले डाउन पैरामीटर्स, और वो पैरामीटर्स भी बताएगा एयर क्वालिटी का रीजन के लिए। उसके पास पावर होगा कि वो रिस्ट्रिक्ट कर सकता है इंडस्ट्री को वल्नरेबल एरिया पे और कंडक्ट कर सकता है ऑन साइट इंस्पेक्शन इंडस्ट्रियल यूनिट का। इसके पास पैनल पावर भी होगा, कमीशन के पास कुछ पैनल पावर भी है। अगर वो उसका डायरेक्शन को अगर कोई नहीं मानता है तो क्या है कि उसको पेनल्टी फाइन लगाया जा सकता है 1 करोड़ का और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 5 ईयर्स तक का। अब जो बॉडी है उसके पास जो पावर है वो सिमिलर है न्यू कमीशन के जो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी के पास था उसी जैसा, लेकिन ये जो था स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं था। ये जो था आपका ईपीसीए वो लेजिटिमेसी सुप्रीम कोर्ट के लेजिटिमेसी पे था, जो कि क्या था, सिर्फ एयर पोल्यूशन के केसेस को देखता था, जो कि जजमेंट एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1988 में आया था उसके हिसाब से। जो ईपीसीए था इन्वायरमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, हाउएवर इसको सपोर्ट तो था लीगल फ्रेमवर्क का इन फॉर्म ऑफ लॉ, लेकिन इसके पास कोई अथॉरिटी नहीं था फाइन का व डायरेक्शन व गाइडलाइन देने का गवर्नमेंट व अदर स्टेट को। मतलब पूरी तरीके से इसको पावर नहीं दिया गया था। बाय फॉर्मिंग ए न्यू कमीशन, नया कमीशन बना के गवर्नमेंट ने जो इश्यू था एयर पॉल्यूशन का उसको जो परव्यू था जुडिशरी का उससे अलग कर दिया। अब जो है ऑर्डिनेंस क्या किया, जो एनजीटी के पास पावर दे दिया, नॉट सिविल कोर्ट, इसको ऑथोराइज कर दिया कि वो हियर कर सकता है केसेस कमीशन जो कि इन्वॉल्व हो। जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट इटसेल्फ आउट ऑफ द क्लच ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड क्लोज डाउन सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड ईपीसीए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद को जो क्लच था सुप्रीम कोर्ट को से बाहर निकाल लिया और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किया ईपीसीए था उससे भी बाहर हो गया। अब ये कमीशन क्या इंडिपेंडेंट हो गया, जिसमें 20 से अधिक के मेंबर के बॉडी होगा जो कि रेगुलेट करेंगे इसको, और इसके पास पैनल प्रोविजन भी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉलर रीफ है सिस्टम है, जो कि 2900 इंडिविजुअल रीफ एंड 900 आइलैंड को मिला के बना है। ये जो है स्ट्रेच करता है ओवर 2300 किलोमीटर, जो कि एरिया है अप्रोक्सीमेटली 3,44,400 स्क्वायर किलोमीटर का। द रीफ इज लोकेटेड इन कोरल सी ऑफ द कोस्ट ऑफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये जो रीफ है वो लोकेटेड है कोरल सी पे, जो कि आपका क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया पे पड़ता है। ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज
लिस्ट किया गया था 1981 में यूनेस्को के द्वारा कि मोस्ट एक्सटेंसिव एंड स्पेक्टेकुलर कोरल रीफ इकोसिस्टम इस प्लेनेट का। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये पहला ऐसा डिस्कवरी था 100 ईयर्स के अंदर। जो ब्लेड लाइक रीफ है वो नियरली 500 मीटर टॉल है एंड 1.5 किलोमीटर वाइड था। ये जो है 40 मीटर्स बिलो था ओशियन सरफेस का और 6 किलोमीटर था एज ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ से। न्यूज में भी ये क्यों आया ग्रेट बैरियर रीफ? तो जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट है उन्होंने फाउंड किया एक डिटेच कोरल रीफ को ग्रेट बैरियर रीफ से, जो कि एक्सीड कर रहा है हाइट ऑफ एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और ईफेल टावर के भी हाइट से ज्यादा है। इस कारण ये न्यूज पे आया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल। West Bengal Governor Jagdeep Dhankar recently made serious allegation about the law and order situation in the state। तो जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनकर, उन्होंने रिसेंटली सीरियस एलिगेशन लगाया है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर वेस्ट बंगाल पे। ये जो रिमार्क है वो एक स्पेकुलेशन है कि इम्पोज करना होगा आर्टिकल 356 स्टेट में, क्योंकि असेंबली पोल शेड्यूल किया गया है नेक्स्ट ईयर को। चैलेंजेस बताए गए हैं उनके द्वारा कि जो पॉलिटिकल किलिंग हो रहा है, टारगेटेड किलिंग और जो वायलेंस है वो एक चिंता का विषय है। The greater challenge to democracy in the state is that the police and administration, those in the premier services, IAS and IPS are politicized। जो सबसे बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के लिए इस स्टेट में कि जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें भी जो प्रीमियर सर्विस IAS IPS जैसे पोस्ट में है वो भी पॉलिटिसाइज हो चुके हैं। कुछ जो है वो वर्क करे फुल टाइम पॉलिटिकल वर्कर के रूप में व पॉलिटिकल फुट शोल्डर के रूप में, जो कि टोटली अपने रोल से वंचित हो चुके हैं। जो उनका काम है वो नहीं ध्यान दे रहे हैं। तो प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 of the Constitution of India give President of India the power to suspend state government and impose president rule of any state in the country if he is satisfied that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of the Constitution। तो जो आर्टिकल 356 है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया को, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट को और लगा सकता है प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में कंट्री का, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसा सिचुएशन आ चुका है कि जो गवर्नमेंट है स्टेट का वो नहीं काम कर रहा है अकॉर्डेंस विद प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन को उसके हिसाब से। तब इसको स्टेट इमरजेंसी व कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल को। इम्प्लीकेशन तो जो एक बार जब ये इम्पोज हो जाता है तो वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं होते। द स्टेट विल फॉल अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड द गवर्नर विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग रिप्रेजेंटिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो एक बार ये जब लागू हो जाता है प्रेसिडेंट रूल तो जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है यूनियन गवर्नमेंट के, और जो गवर्नर है वो कंटिन्यू हेड करता है प्रोसीडिंग को रिप्रेजेंट करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल लगाने का वो अप्रूव किया जाता है बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा विद इन 2 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इट इश्यू, यानी जब इसको इश्यू किया गया उसी के 2 मंथ के अंदर। द अप्रूवल टेक प्लेस थ्रू सिंपल मेजोरिटी इन आइदर हाउस, दैट इज अ मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। और जो अप्रूवल लेना होगा वो सिंपल मेजोरिटी से लेना होगा आइदर हाउस से, जो कि मेजोरिटी होता है मेंबर ऑफ हाउस जो कि प्रेजेंट है और वोट कर रहे हो। इनिशियली वैलिड फॉर 6 मंथ। The president rule can be extended for a maximum period of 3 years with the approval of parliament every 6 months। तो इनिशियली जो प्रेसिडेंट रूल का वैलिडिटी 6 मंथ तक का ही होता है, लेकिन इसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 इयर्स तक के लिए पार्लियामेंट के अप्रूवल के बाद हर एक 6 मंथ पे। अब रिपोर्ट जो है गवर्नर का, तो अंदर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज इफ द प्रेसिडेंट अपॉन रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम गवर्नर ऑफ ए स्टेट और otherwise is satisfied that a situation has arisen in which the government of state cannot be carried on in accordance with the provision of constitution। तो जो 356 आर्टिकल है, जब प्रेसिडेंट रूल तब लगता है जब प्रेसिडेंट को रिसिप्ट होता है रिपोर्ट गवर्नर से कि स्टेट के द्वारा वो खुद से ये सेटिस्फाई हो जाए कि ऐसा सिचुएशन आ गया है कि स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, तब वो प्रेसिडेंट रूल को लगाया जाता है। अब प्रेसिडेंट रूल को हटाया कैसे जाता है? रिवोकेशन लगाना तो पता चल गया। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। जो प्रोक्लेमेशन है प्रेसिडेंट रूल का, इसको रिवोक किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी समय पे सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा। वो जो प्रोक्लेमेशन है उसमें जरूरत नहीं है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का। That's all for today करंट अफेयर। आज जो हम लोगों ने पढ़ा तो उसको हम ब्रीफ में जान ले कि हम लोगों ने क्या क्या आज हम यहाँ डिस्कस किया। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER सर्वे। तो इसमें हम लोगों ने देखा ये है क्या, फिर इसको एनजीओ प्रथम कंडक्ट करवाता ये दाना, फिर न्यूज में क्यों आया और इसका की फाइंडिंग क्या था कि इनरोलमेंट रेशियो जो गिरा है, उसके बाद
जो इसमें पॉइंट बताए गए हैं। देन हम लोगों ने किया गवर्नमेंट ग्रीन लाइट ग्रीन फायर क्रैकर्स दिस ईयर, ये दिल्ली गवर्नमेंट ने इस कैंपेन को लॉन्च किया, ये देखा। फिर ग्रीन क्रैकर्स है क्या, बेनिफिट इसका क्या है, फिर कलर कंपोनेंट क्या है जिसके कारण क्रैकर्स में कलर्स आते हैं। देन हम लोगों ने किया EOS-01 सैटेलाइट, तो इंडिया लॉन्च करने वाला है इसको, फिर इसका पर्पस क्या है, फिर 51st मिशन होगा ये PSLV का। फिर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में भी हम लोगों ने जाना। देन हम लोगों ने किया मेरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस एंड यूटिलिटी बेंचमार्क रिपोर्ट, जो कि PIB का न्यूज था। तो इसमें हम लोगों ने देखा किस किस ने मिलकर इस रिपोर्ट को लॉन्च किया। देन रिपोर्ट के बारे में जाना, फिर की फाइंडिंग इस रिपोर्ट में क्या ये देखा, फिर ये जो रिपोर्ट है वो क्या रिकमेंड कर रहा है। आफ्टर दैट हम लोगों ने किया मेरी सहेली इनिशिएटिव PIB का न्यूज, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया इसको, क्यों लॉन्च किया, इसका फीचर्स क्या है। देन हम लोगों ने किया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR, तो इसमें हम लोगों ने देखा कि प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया है एयर क्वालिटी मैनेजमेंट एंड एडजॉइनिंग एयर एरिया ऑर्डिनेंस को, इससे क्या होगा, फिर क्यों ये कमीशन बनाया गया, कमीशन के बारे में फिर हम लोगों ने कंसीडर किया। फिर पावर एंड फंक्शन को भी देखा कि कमीशन का क्या पावर है, क्या फंक्शन है। फिर इसको जो पैनल पावर दिए गए हैं इसके बारे में भी देखा। आफ्टर दैट हम लोगों ने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में जाना, कहाँ लोकेटेड है ये देखा। फिर ये जो लिस्टेड है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 1981 का यूनेस्को के द्वारा, फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है और न्यूज में क्यों आया। और लास्ट टॉपिक था हमारा इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 356, तो न्यूज में क्यों आया, चैलेंजेस क्या है जिस कारण ये आया, और फिर प्रेसिडेंट रूल है क्या, क्या बोलता है और इसको क्यों लगाते हैं ये देखा। फिर इसका इम्प्लीकेशन क्या है, फिर रिपोर्ट ऑफ गवर्नर क्या होता है, फिर इसको रिवोक कैसे किया जाता है, जो प्रेसिडेंट रूल लगाया गया उसको कैसे रिवोक करे। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर सेशन। If you like our video, then subscribe our channel and share the video with your friend. Follow us on our social media link which are provided you in the description. That's all for today current affair. Thank you and have a nice day.